बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग छोटेपन पर उतर आएं तो फिर वो कुछ होता है जो इस्लामाबाद के एक मारूफ इलाके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ़ हसन के साथ हुआ। बड़े बड़े ओहदों पर बैठे सब लोग इस वाक़े की मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन अंदर से इस वाक़े ने उन्हें भी खौफज़दा कर दिया है। जो आज रऊफ़ हसन के साथ हुआ वो कल को उनके साथ भी होगा, जिन पर ये शक किया जा रहा है कि उन्होंने 4 मर्दों को ख्वाजा सराओं के रूप में भेजा और एक उम्र रसीदा शख्स पर हमला कराया, जिसका कसूर सिर्फ ये था कि उसने चंद रोज़ कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तल्ख लहजे में ऐलान किया था कि उनकी जमात पिछले साल 9 मई के वाक़यात की ज़िम्मेदार नहीं है, लिहाजा उन वाक़यात पर कोई मुआफ़ी नहीं मांगेगी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रऊफ़ हसन के कुछ साथियों का ख्याल था कि उन्हें मोहतात रहना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के साथ मार्च 2018 में एक वाक़या पेश आया था जो साफ बता रहा था कि पाकिस्तान की सियासत में जानबूझकर नफ़रत का जहर घोला जा रहा है और जहर घोलने वाले सियासतदानों को आपस में लड़ाकर अपने ज़ाती मफादात की तकमील कर रहे हैं। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ उस वक्त वज़ीर ख़ारिजा थे और उन पर दबाव था कि वो नवाज़ शरीफ से ऐलान लाताल्लुक़ी कर दें। ख्वाजा साहब नवाज़ शरीफ का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, लिहाजा सियालकोट में मुस्लिम लीग नून के एक वर्कर्स कन्वेंशन में उनके चेहरे पर स्याही फेंक दी गई। उस वाक़े से अगले ही रोज़ लाहौर में एक तकरीब के दौरान नवाज़ शरीफ पर जूता फेंका गया। इन दोनों वाक़यात की जिम्मेदारी एक मजहबी तंजीम पर डाली गई। कुछ दिनों बाद उस वक्त के वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल को नारोवाल में गोली मार दी गई। गोली उनके बाजू को चीरती हुई पेट में पेवस्त हो गई। उनकी जान बच गई, लेकिन उनका बाजू आज भी नॉर्मल नहीं है। उन पर हमला करने वाले नौजवान का ताल्लुक भी एक मजहबी तंजीम से बताया गया। इन तमाम वाक़यात का मकसद मुस्लिम लीग नून पर दबाव डालना था। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नवंबर 2017 में फैज़ाबाद धरना के बाद से मुसलसल दबाव में थी। बज़ाहिर ये धरना एक मजहबी तंजीम ने दिया था, लेकिन दर पर्दा उस धरने से फ़ायदा कोई और उठा रहा था और उन तमाम किरदारों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैज़ाबाद धरना के इसके फैसले में बेनकाब कर दिया गया। सितम ज़रीफ़ी देखिए कि जिन ताकतों ने 2018 में मुस्लिम लीग नून के हाथ पांव बांधकर तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में लाया, नवंबर 2022 में इमरान खान ने उन्हीं ताकतों को खुद पर कातिलाना हमले का जिम्मेदार करार दिया। एहसन इकबाल पर गोली चलाने वाले आबिद को एक मजहबी जमात का कारकुन बताया गया और इमरान खान पर गोली चलाने वाले नवीद को भी एक मजहबी इंतहा पसंद करार दिया गया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ अपनी तकारीर और बयानात में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और ISI के सरबराह फैज़ हमीद के खिलाफ शिकवे शिकायतें करते रहे, लेकिन फिर उन्हीं दो साहिबान ने इमरान खान पर दबाव डाला कि वो नवाज शरीफ को तिब्बी बुनियादों पर बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दें। उस सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने इलाज के लिए नवाज शरीफ को चंद हफ्तों तक बैरून मुल्क रहने की इजाज़त भी दी। बाद नवाज शरीफ ने जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की इजाज़त देकर उनके एहसान का बदला चुका दिया। इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म ये गलत फहमी थी कि इस्टेब्लिशमेंट के पास उनके सिवा और कोई चॉइस नहीं। जब DGI-SI के ट्रांसफ़र पर जनरल बाजवा के साथ उनका इख्तिलाफ हुआ तो उन्होंने अपने कुछ करीबी साथियों से कहा कि घबराओ नहीं, ये मुझे हटाकर आसिफ जरदारी या शहबाज शरीफ को नहीं ला सकते। यही गलत फहमी उनकी हुकूमत के खात्मे का बायस बनी। आज आसिफ अली जरदारी सदर और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, लेकिन इन दोनों की हुकूमत अवामी तायद से महरूम नजर आती है। रऊफ़ हसन पर होने वाले हमले से हुकूमत की साख मजीद मजरूह हुई है और तहरीक इंसाफ के लिए हमदर्दी में इजाफा हुआ है। आजकल शायद मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी इसी गलत फहमी का शिकार है कि शहबाज शरीफ को हटाकर इमरान खान को दोबारा वज़ीर आज़म नहीं बनाया जा सकता। याद कीजिए कि जनरल बाजवा ने इमरान खान को कब आंखें दिखाना शुरू की थी। ये वो ज़माना था जब अदलिया और मीडिया के साथ
محض آرائی کے بعد عمران خان کی حکومت اتنی غیر مقبول ہو گئی تھی کہ اس کے اپنے ارکان اسمبلی نے آنکھیں دکھانا شروع کر دی تھیں اور خان صاحب کو قومی اسمبلی میں بجٹ منظور کرانے کے لیے ISI کی مدد حاصل کرنا پڑتی تھی۔ عمران خان کی یہ مشکلات وزیر اعظم بننے کے 1 سال بعد شروع ہوئی تھی، لیکن شہباز شریف کی حکومت نے عدلیہ اور میڈیا کے ساتھ محاذ آرائی کے لیے فاسٹ ٹریک پالیسی اختیار کر رکھی ہے۔ جس جج نے نواز شریف کو علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دی، اس جج کی آج کردار کشی کی جا رہی ہے۔ وہ مریم نواز جو عمران خان کے دور حکومت میں یہ فرمایا کرتی تھیں کہ میڈیا کا گلا گھونٹنے کا مطلب پاکستان کا گلا گھونٹنا ہے، آج میڈیا کی سب تنظیمیں ان کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے حتیٰ کہ عزت کے نئے قانون کے نام پر میڈیا کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی ہے۔ یہ عجیب قانون ہے۔ اس قانون کے تحت بشرا بی بی کو پنکی پیرنی کہنے والے کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، اور جب تک مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوتا، مقدمے کی کارروائی کو رپورٹ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے وفاقی حکومت کی ایک اہم شخصیت نے چند دن قبل یقین دلایا تھا کہ پنجاب حکومت اس قانون کو موجودہ شکل میں منظور نہیں کرائے گی، لیکن پنجاب حکومت نے یہ قانون افراتفری میں منظور کرا دیا۔ یہ مت سمجھے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز اس قانون کے پیچھے کھڑے ہیں۔ آثار بتا رہے ہیں کہ اس قانون کی منظوری نے اسٹیک ہولڈرز میں اختلاف رائے پیدا کر دیا ہے۔ رؤوف حسن پر حملے نے بھی اسٹیک ہولڈرز کو پریشان کر دیا ہے، اور وہ ایک دوسرے کی طرف سوال بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ رؤوف حسن پر حملے کا فائدہ کسے ہوا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ سیاسی جماعتوں کو اداروں سے لڑا کر کچھ لوگ اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش میں ہیں؟ صرف اتنا پتا کر لیں کہ فیض آباد دھرنا کمیشن کی رپورٹ سے کون خوش ہے اور کون ناخوش۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی سیاستدانوں کے چہرے پر سیاہی پھینکتے ہیں، کبھی ان کے چہرے پر بلیڈ مارتے ہیں، انہیں آپس میں لڑاتے ہیں اور پھر بچ نکلتے ہیں۔ اب انہوں نے خواجہ سراؤں کا روپ دھار لیا ہے۔ انہیں بے نقاب کیے بغیر ہماری جمہوریت عوام کے لیے بے فیض رہے گی۔